नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। लुटेरे सीबीआई अफसर बनकर आए और फिल्मी स्टाइल में घर से लाखों का माल लूटकर चले गए। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। उधर बक्सर में एक खानदान को खत्म करने की कसम लेने वाले उस अपराधी ने बेटे की हत्या के ठीक 3 महीने बाद उसके पिता का भी कत्ल कर डाला। इन दोनों घटनाओं के अलावा हम आपको आज बिहार की उस बेटी की कहानी भी दिखाएंगे जिसे पंजाब के लुधियाना में गैंग रेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश हुई। साथ ही उस लड़की की कहानी भी देखेंगे जिसने बेवफा आशिक को पहले तो दौड़ाकर पकड़ा और फिर कोर्ट में ले जाकर लड़के के साथ जबरन रचाई शादी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पिछले साल अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी स्पेशल 26। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी तो पटना के शास्त्री नगर में हुई इस वारदात की कहानी देखिए, क्योंकि लूट की ये कहानी हूबहू उस फिल्म की कहानी जैसी ही है। मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं। चलो सब लोग अंदर चलो, फोन रखो। बोला गया इनकम टैक्स वाले आए तो ऊपर आगे डायरेक्ट, उसके बाद बंद कर दिया गया सारा गेट। उसके बाद रूम में ऊपर में बैठा के रखा गया हम लोग। पटना में लूट की फिल्मी कहानी। फिंगर के प्रिंट जो लिया बोला कि दीजिए जाकर फिंगर प्रिंट, ऐसे बोला कि लाई अपना पेन उलाया था, पेन से ही ऐसे किया बहुत देर तक। उसके बाद फिंगर का ये लिया और जो थी मिला है इसमें से सब हम लोग का 4 आदमी थे, हम लोग 4 आदमी के सबसे स्याही लगा के पेन का लगा के सब लेके ले गया है। फोटो खींचा है, सब टोटल चीज का फोटो खींच के लिया, पूरे घर का फोटो खींचा है। ग्राहक बनकर आए थे, सीबीआई अफसर बताकर लूट लिया। कितने लोग? 3 लोग थे। क्या बता रहे थे? सीबीआई बता रहे थे, सीबीआई वाले, जो इनकम टैक्स वाले अपने को बताया था। अच्छा, हथियार क्या था? हाँ, रिवॉल्वर था। चाय पानी पीकर 7 घंटे तक की लूटपाट। और जाते समय हम लोग बोले कि कैमरा कम से कम दे दीजिए, तो कैमरा भी बोला कि बोलिएगा तो चूर देंगे। लुटेरों को सीबीआई ऑफिसर समझकर खामोश रहे घर वाले। मद्रास, नागपुर, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, सर ये तो पूरे देश में। फिल्म स्पेशल 26 में जिस तरह अक्षय कुमार और अनुपम खेर सीबीआई ऑफिसर बनकर एक मंत्री के घर लूट की वारदात को अंजाम देते नजर आए, अब चूंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व है इसलिए कोई भी रिपोर्ट नहीं करना चाहता। ठीक उसी अंदाज में पटना के इस घर में 3 अपराधियों ने गुरुवार की रात करीब 17 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। पटना के खजपुरा थाना इलाके के इस घर में अपराधी रात 9 बजे के करीब घुसे थे और रात भर पूरे घर को खंगालने के बाद सुबह 4 बजे माल समेटकर फरार हो गए। खुद को इनकम टैक्स और सीबीआई के अधिकारी बता करके आए थे और घर के जितने भी मेंबर हैं उनको एक कमरे में पहले बंद किया और उसके बाद यहाँ पे लूटपाट की है। तकरीबन 9 बजे रात में यहाँ पे जो लोग हैं लुटेरे वो दाखिल हुए थे और 4 बजे सुबह में यहाँ से वो रवाना हुए हैं। घर की जितनी भी ज्वेलरी थी, कैश था, सभी को वो अपने साथ ले गए हैं। लुटेरों ने सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर जिस घर में वारदात को अंजाम दिया, उस घर के मालिक हैं बिजनेसमैन विनोद कुमार। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही विनोद कुमार का एक बड़ा सा जनरल स्टोर है जिसका नाम है मां भगवती स्टोर। घर वालों के मुताबिक गुरुवार की रात दुकान बंद करने के बाद जब परिवार के लोग ऊपरी माले पे चले गए तभी 3 लोग एक स्विफ्ट डिजायर कार से वहां पहुंचे और ये कहा कि हमारे घर शादी है जिसके लिए कुछ सामान चाहिए। लेकिन जैसे ही घर वालों ने गेट खोला, तीनों ने ये कहा कि वो सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी हैं और रेड मारने के लिए पहुंचे। वो कस्टमर बन के आए थे, डायरेक्ट बोले शादी में सामान घट गया है तो दे दीजिए भैया। तो वो हम लोग गेट खोले, उसके बाद खुद को सीबीआई बताने लगे। उसके बाद अंदर बोले लॉक कीजिए ताला। ऊपर में आए, ऊपर बैठे और बोले हम लोग को रूम में बैठने के लिए। और वो लोग क्या कर रहे थे हम लोग को इस बीच पता नहीं चला। सारा चीज़ उस बीच बोला गया कि निकलिए आप लोग रूम से। उसके बाद नीचे ले जाके सुबह 4 बजे छोड़ दिया गया। खुद को सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बताने वाले उन तीनों के हाथ में रिवॉल्वर था और घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल अपने कब्जे में लेते हुए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो सीबीआई वालों की तरह घर के सारे सामान का फोटो लेने लगे और दस्तावेजों के साथ सारे सामान की चेकिंग भी की। सारे घर वालों की
फिंगरप्रिंट्स भी लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने घर वालों से चाय बनवा कर पी, जिससे इन्हें ये कभी नहीं लगा कि वो सीबीआई ऑफिसर नहीं, लुटेरे हैं। बोला गया था अगर सेल फोन है तो दे दीजिए, नहीं तो महिला को बुलाया जाएगा। तो हम लोग बोलते हम लोग का घर का फ़ोन था, सब दे दिए थे, वो लोग सीज कर लिया था फ़ोन। पिटाई वगैरह नहीं किया? नहीं, वो लोग चाय मांगा, चाय हम लोग बना के दिए, पिया। उसके बाद निगरानी किया था, सामने खड़ा होकर चाय बनवा रहा था, तो लेके बैठ गया, फिर दिए। क्या कुछ ले गया? चाय ये सब पिया, उसके बाद सारा सामान ले गया घर। कितने के? नहीं पता, सारे हम लोग बैठे रह गए, सब चीज़ घर से निकल गया। अच्छा, कैश ज्वेलरी वगैरह? हाँ, भैया की शादी का था सारा चीज़, इसलिए सारा ले गया। घर वालों को उनके लुटेरे होने का शक तब हुआ जब वो घर में रखे कैश के साथ सारे कीमती सामान थैले में पैक करने लगे। इतना ही नहीं, उन लुटेरों ने जनरल स्टोर में घुसकर भी ढेरों महंगे कॉस्मेटिक्स और दूसरे कीमती सामान पैक कर लिए और फिर जाते वक्त सारा माल कार में भरकर चलते बने। पूरे ऑफिसर की तरह? हाँ, ऑफिसर की तरह किया है। अब बोलते गया कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, पैसा दे दो उस सामान, या तो जा करके हम नहीं तो ले जाएंगे सब कोई को। ये बोले ना कि ले चलिए हमको, तो बोले हाँ ले चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हम बोले नहीं ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा नहीं कीजिए। तो लेके कि नहीं, तब नहीं मान रहा है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पूरा सामान क्या क्या पैक कर लिया, हम लोग को समझ में नहीं है, हम लोग को बैठाए रखा। और कब घर का गेट खुला है, क्या किया हम लोग को भी नहीं पता है। किस गाड़ी वाड़ी से आए थे? हाँ, बड़ा गाड़ी से आए थे हम लोग सब। हाँ, वो लोग सामान उसमें भर लिया, और जाते समय हम लोग बोले कि कैमरा कम से कम दे दीजिए, तो कैमरा भी बोला कि बोलिएगा तो चूर देंगे। उन तीनों के जाने के बाद जैसे ही घर वालों ने इसकी खबर शास्त्री नगर थाने की पुलिस को दी, पुलिस वाले भी दंग रह गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कई घंटे तक घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उन शातिर लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। अभी कुछ ना भैया, चलिए ना, अभी बाहर चलिए ना। क्यों? अभी बाहर चलिए, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी निकाह पढ़ी करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, असली पावर दिल में होती है। 5 सितंबर को जवान बेटे की हत्या और पूरे 3 महीने बाद 5 दिसंबर को पिता का कत्ल। कहा जा रहा है कि बेटे के बाद बाप की हत्या उस शख्स ने की है जिसने उनके पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खा रखी है। लेकिन आखिर वो कौन है और क्या है इस खूनी कसम का सच? 5 सितंबर को बेटे की हत्या, 5 दिसंबर को पिता का कत्ल। खूनी ने खानदान खत्म करने की खाई है कसम। बक्सर के इटाढ़ी में यह आगजनी और प्रदर्शन हत्या के उस वारदात के खिलाफ है जिसे शुक्रवार को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। जिस शख्स का कत्ल हुआ उनका नाम चिंता हरण ओझा था। बताया जा रहा है कि इटाढ़ी थाना इलाके के महिला गांव निवासी चिंता हरण ओझा शुक्रवार को 10:30 बजे के करीब अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से एलपीजी सिलेंडर लेने इटाढ़ी गैस एजेंसी पर आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक सिलेंडर गाड़ी में लोड करने के बाद 55 साल के चिंता हरण ओझा जैसे ही वापस लौटने के लिए गाड़ी के अंदर बढ़े, 2 बाइक पर आए 5 हथियारबंद हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद चिंता हरण ओझा मौके पर ही ढेर हो गए और अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। कि गैस पे अपना एजेंसी पर आए थे गैस लेने के लिए, और जैसे ही पुर्जे कटा करके बाहर निकले अपना सिलेंडर लेकर के गैस लेने के लिए, यहाँ 5 आदमी पता है, मैंने हम लोग तो थे नहीं अभी यहाँ पे, 5 आदमी 2 मोटरसाइकिल से आए और मार करके इनको यहाँ से चले गए। चिंता हरण ओझा की हत्या की खबर लगते ही इटाढ़ी में सनसनी फैल गई और उन्हें जानने वाले लोग मौके पर पहुंचने के बाद वारदात वाली जगह पर भी धरने पर बैठ गए। लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह थी कि 5 दिसंबर को चिंता हरण ओझा की हत्या से ठीक 3 महीने पहले 5 सितंबर को अपराधियों ने उनके बेटे रंजीत ओझा की भी हत्या कर दी थी और रंजीत की हत्या के बाद यह ऐलान किया था कि पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। जिसके बाद चिंता हरण ओझा पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
हथियार के लाइसेंस का आवेदन भी दिया था, लेकिन ना तो उन्हें सुरक्षा मिली, ना ही हथियार का लाइसेंस। 5 तारीख को 5 सितंबर को उसका मर्डर हुआ और आज ये फिर नेक्स्ट अभी मर्डर उसके फादर को किया और विथ चैलेंज वो किया है और उसको पिता को मार डाला और सारा चैलेंज किया है कि उसके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। डीजीपी आए और इस चीज का कानून व्यवस्था यहाँ का देखे, उसको अरेस्ट करे, उसको सुरक्षित करे और उसको लाइसेंस दे, या तो कैसे करते हैं ये गवर्नमेंट समझे। बहरहाल हत्या और फिर हत्या पर बवाल की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज करते हुए उसने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। इटाड़ी में एक व्यक्ति को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में मामले का खुलासा हो गया है और एक व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और हम लोग उससे आगे की पूछताछ कर रहे हैं और कुल पूरे मामले में हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी उसको ठीक कर लिया गया है और सब कुछ कंट्रोल में है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जिसने ओझा खानदान को खत्म करने की कसम खाई है और आखिर उसके इस परिवार से दुश्मनी क्या है? इस सवाल का जवाब पुलिस भी खुलकर नहीं दे रही। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चिंताहरण और उनके बेटे रंजीत ओझा की हत्या के पीछे कई मामलों में वांटेड संदीप नाम के एक अपराधी का हाथ है, जो कभी चिंताहरण के परिवार का करीबी हुआ करता था। रवि मिश्रा, जी मीडिया, बक्सर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे लुधियाना में बिहार की बेटी से दरिंदगी का सच। स्कूल की उस छात्रा के साथ 2 महीने पहले गैंगरेप हुआ था, लेकिन उस मामले के आरोपियों को जब अपने गले पर फांसी का फंदा दिखाई देने लगा तो उन्होंने लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की। मामला लुधियाना का है, लेकिन लड़की बिहार की रहने वाली है। लुधियाना में बिहार की बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश। लड़की के साथ 25 अक्टूबर को हुआ था गैंगरेप। मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपियों ने की हत्या की कोशिश। हमले में झुलसी नाबालिग की हालत नाजुक। लुधियाना के सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती 17 साल की इस लड़की के साथ जो हुआ उसकी हकीकत रूह कपा देने वाली है। बारहवीं की इस छात्रा को पहले तो 6 लोगों ने अगवा कर 2 दिनों तक गैंगरेप का शिकार बनाया और फिर जब लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराया तो उन हैवानों ने इसके घर में घुसकर इसे जिंदा जला मारने की कोशिश की। यही वो घर है जहां पर लड़की अकेली थी, उसके माता पिता किसी काम के लिए बाहर गए थे और ये फर्श देख रहे हैं, इसी जमीन पर यहाँ पे लड़की को ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और मिट्टी का तेल डालकर उसके ऊपर जलाया गया उसको और जान से मारने की कोशिश की गई। यही वो सीढ़ियां हैं जो घर के पड़ोसी हैं साथ वाले, उनका सीधा सीधा दोष है कि इस सीढ़ियों के साथ ही बांधकर लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई और यही सीढ़ियों से यहाँ से 6 आरोपी घर में दाखिल होते हैं और लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। दरिंदगी का शिकार बनी ये लड़की मूल रूप से बिहार के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन बरसों से लड़की का परिवार लुधियाना के धंधारी खुर्द इलाके में रहता है, जहां इसके पिता नौकरी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। घर वालों के मुताबिक बीते 25 अक्टूबर को लड़की जब स्कूल जा रही थी, उसी वक्त 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और 2 दिनों बाद 27 अक्टूबर को
लड़की को बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक कर चले गए। 25 अक्टूबर को स्कूल जा रही थी, गई आधा रास्ता में स्कूल के थोड़े इधर में 4 बंदा गाड़ी खड़ा किया था, बस ऐसे धक्का मारा, गाड़ी में बैठा लिया, नाक पर बेहोशी करके लेके चला गया। जब होश में आई तो बोली जी हमें क्या कर रहे हो, तो बोला जी हमारा काम हो जाएगा, हम तुमको छोड़ देंगे। हम भागल गए, हमारा घर वाला बोले ऐसे ऐसे बात है, आए जमात में ही गए थे, ये घर पर भी नहीं थे, जमात से भागल आए लो, फिर पुलिस चौकी गया लो, वो कहा था 24 घंटे के बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे, वो नहीं लिखा। फिर हम लोग आए, फिर सुबह भागल गए, अब तो 24 घंटा हो गया, अब तो रिपोर्ट लिखिए, तो करा अभी अपना रिश्तेदार में खोजो, अभी हम नहीं। तब बोला सोमवार के कोई काम हो, सोमवार के स्कूल में गया, का पूछ पाछ किया, कुछ नहीं खोजा, रिपोर्ट लिखा भी नहीं। 27 तारीख के रात में 12 बजे ले आके लड़की के स्कूल 25 अक्टूबर के ले आके छोड़ दिया। 27 तारीख के वहीं लड़की ढार ढिमलियात आके गिर गई, तो उठा के ले गए, भोरे ही भागे। 27 अक्टूबर को होश में आने के बाद लड़की ने बताया कि उसे अगवा करने वाले युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को लड़की पहचानती थी। वो तीनों भी बिहार के ही थे और लड़की के घर के पास ही रहते थे। इसका पता चलने पर लड़की के घर वाले थाने गए, लेकिन आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की जगह कई दिनों तक इन्हें इधर उधर घुमाती रही, और फिर मुकदमा दर्ज भी किया तो किडनैपिंग और रेप का नहीं, बल्कि आरोपियों पर मारपीट का झूठा केस दर्ज करते हुए उनमें से 3 को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से उन्हें हफ्ते भर पहले जमानत मिल गई। और जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने ही लड़की के घर पहुंचकर उसे जिंदा जला मारने की कोशिश की। रेप केस हम लोग लिखा है, जब रेप हुआ लड़की का बयान बदल दिया पुलिस वाला, कूटमार हुआ, जमानत दे दिया, चल आया, हफ्ता दिन हो गया जमानत हुआ। बस हमारे 4 दिन से धमकी मिल रहा था, हम रिपोर्ट फिर फोकल पॉइंट थाने में दिए। आज हम क्या हुआ, जब हम लोग कचहरी चले गए थे, लड़का स्कूल चला गया था, वह लड़की अपना काम धंधा करके नहाने गई, तले 6 बंदा आया, 6 मिट्टी तेल झील के जला दिया, जाने तू रहेगी या ना केस चलेगा। लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया तो पुलिस की झूठ की कहानी भी सामने आ गई। झूठ आरोपियों पर किडनैपिंग और गैंगरेप की जगह मारपीट का मुकदमा दर्ज करने का। लेकिन पुलिस इस सवाल का जवाब देने की जगह अब ये गिनाने में जुटी है कि उसने लड़की को जिंदा जलाने के 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शी इज अ रेजिडेंट ऑफ फोकल पॉइंट एरिया, तो यहाँ पे भी उन्होंने पहले एक कंप्लेंट था 452 और 323 में अनपछाती व्यक्तियों पे इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था। तो अभी शी इज अलेज्ड, इनका हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था, देन द गर्ल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें 6 बंदों का इन्होंने नाम लिखा है। तो वी हैव अगेन रजिस्टर्ड अ केस एज पर हर स्टेटमेंट। आउट ऑफ 6 वी हैव अरेस्टेड 3, बाकी 3 का अभी रेड्स जारी है। पुलिस ने लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 के नाम शहजाद और अनवर हैं, और वो भी पीड़ित और दूसरे आरोपियों की तरह बिहार के ही रहने वाले हैं, जिसे लेकर भी स्थानीय लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लुधियाना की उस पुलिस पर है जिसकी गलती से गैंगरेप करने वाले दरिंदे जमानत पर बाहर आए और फिर अपनी जान बचाने के लिए पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे बेवफा आशिक को पकड़कर उससे जबरन शादी रचाने वाली लड़की की कहानी। साल तक वो लड़का उससे मीठी मीठी बातें करता रहा, उसे प्यार करने का दावा करता रहा, लेकिन जब भी लड़की शादी की बात करती वो टालने की कोशिश करने लगता। और जब लड़की को इस बात का एहसास हो गया कि लड़का बेवफाई कर सकता है तो गिरेबां पकड़कर लड़के को कोर्ट ले गई और फिर जबरन उससे शादी रचाई। लड़की
लड़की ने लड़के को दौड़ाकर पकड़ा। गिरेबां पकड़कर लड़के को कोर्ट ले गई लड़की। और फिर लड़की ने जबरन रचाई लड़के से शादी। लड़की का नाम चंपा, लड़के का नाम अमरजीत, जगह नवादा। पहले तस्वीरों के जरिए चंपा और अमरजीत की कहानी समझिए, बाकी का मामला हम उसके बाद बताएंगे। चंपा नाम की ये लड़की दौड़ती हुई जाती है और फिर अमरजीत नाम के इस लड़की का गिरेबां पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। भीड़ में शामिल ये लोग चंपा और अमरजीत को एक ठेले पर बिठाते हैं और पीछे पीछे चलते हुए जश्न मनाते दिखाई देते हैं। चंपा और अमरजीत कोर्ट के कुछ वकीलों के बीच हैं। यहां दोनों ने शादी की पेपर पर हस्ताक्षर किए। चंपा जिस अमरजीत का गिरेबां पकड़कर कोर्ट लाई थी, उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, सरेआम सबके सामने। अब दोनों पति पत्नी हो गए, लेकिन शादी के बाद दोनों ने क्या कहा, अब ये सुनिए। गार्जियन सही कह रहा है कि ठीक है, इधर से तो राजी है। मेरा गार्जियन बोला कि 1.5-2 साल के बाद करना तो ठीक है, जैसे अन्यथा घर नहीं चढ़े देंगे। तो इनको हम कहें कि भाई घर नहीं चढ़े देंगे तो आपके घर में रहेंगे, ये आप लेते हैं? तो ये बोले नहीं लेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो तुमको पकड़ के ले जा रहा है। उम्मीद है आप मामला समझ गए होंगे, और अगर नहीं तो अब सुनिए। नवादा के वारसलीगंज थाना इलाके के अब्दुल्लापुर की रहने वाली चंपा और हिसुआ गांव के अमरजीत के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरजीत ने चंपा से शादी का वायदा किया था, लेकिन जब भी यह शादी की बात करती तो कन्नी काटने लगता। कहता था कि अभी नहीं, 2 साल बाद करूंगा शादी। लेकिन घर वाले जब चंपा की शादी कहीं और तय करने लगे तो चंपा जिद पर अड़ गई, मगर अमरजीत माना नहीं। यूं कहें कि वो चंपा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही चंपा को अपने साथ बेवफाई का एहसास हुआ, उसने ठान लिया कि अब शादी तो अमरजीत से ही करेगी। इसके बाद गुरुवार को इसने अमरजीत को नवादा के शिव मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया और अमरजीत जैसे ही वहां पहुंचा, इसने उसे पकड़ लिया। फिर मंदिर में शादी करने की जिद पर अड़ गई। अमरजीत बहाने बनाने लगा और मंदिर की जगह कोर्ट में शादी करने की बात करने लगा, जिस पर चंपा के घर वालों ने फौरन दोनों को ठेले पर बिठाया और सीधे लेकर पहुंच गए कोर्ट। मगर यहां पहुंचने के बाद अमरजीत भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर चंपा ने इसे दौड़ाकर पकड़ा और फिर तब तक इसे नहीं छोड़ा जब तक वकीलों ने शादी की औपचारिकताएं पूरी न कर ली। इसके बाद जब दोनों बाहर निकले तो चंपा की मांग में सिंदूर था और अमरजीत के चेहरे पर मायूसी। लेकिन इस वाकये के बाद हर कोई चंपा की हिम्मत की दाद दे रहा है। यशवंत, जी मीडिया, नवादा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही।